आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुना होगा तो आपने ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में जरूर सुना होगा, हमने भी पहले के वीडियोज़ में इसके बारे में बात की है। लेकिन केवल कंसेप्ट जानना जरूरी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे इसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखिए, आपने YouTube पे बहुत बार सुना होगा कि ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस मॉडल बहुत इजी है, बहुत इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हर बिजनेस में कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिनको जानना बहुत जरूरी होता है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये रिसर्च करेंगे कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे लास्ट स्टेप तक जा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, अपनी निश को डिसाइड करिए। देखिए, हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक डिसीजन लेना पड़ता है कि आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस करने वाले हैं। आपको सिंपल से एक दुकान भी खोलनी होती है तो पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस दुकान में आप क्या बेचने वाले हैं। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो मतलब आप बिजनेस के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह से ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस से भी आपको पहले एक निश डिसाइड करनी पड़ती है कि आप क्या सर्विस ऑफर करने वाले हैं। अब इस पॉइंट पे सवाल ये आता है कि जब आप ड्रॉप सर्विस करने वाले हैं, मतलब आपको बनाना कुछ नहीं है, केवल बेचना है, तो आप किसी भी सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। वहां पे आप पे पाबंदी की जरूरत क्या है कि आप निश डिसाइड करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जमाना है स्पेशलिटी का, मतलब आज की डेट में अगर आप अपने आप को कोई स्पेशलिस्ट नहीं दिखाते हैं, मतलब आप किसी सर्विस में स्पेशलिस्ट है, तो आपका कस्टमर आपके पास जाना नहीं चाहेगा। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग काम आ गया तो आपने उसे कर लिया, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग काम आ गया आपने उसे ड्रॉप सर्विस कर दिया, या फिर सॉफ्टवेयर बनाने का काम आ गया तो आपने उससे भी ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू करा लिया। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। आपको केवल एक सर्विस पकड़नी चाहिए, एक निश पकड़नी चाहिए और वही चीज़ें अपने कस्टमर को ऑफर करनी चाहिए, जिससे कस्टमर के मन में ये फीलिंग आती है कि आप इस काम में स्पेशलिस्ट हैं और आपको इस काम का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसे अच्छा आउटपुट मिलेगा। निश के पॉइंट पे दूसरी बात गौर करने वाली ये है कि आपको कोई भी निश ऐसे ही पिक नहीं कर लेनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो आपको कोई निश रैंडमली पिकअप करनी पड़ेगी जहां पे आपका इंटरेस्ट जाता है। लेकिन इन केस आपके पास किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो आपको ऐसी ही निश चूज करनी चाहिए जहां पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप डिजाइनिंग काम करते हैं, तो आपको अपनी निश डिजाइनिंग चूज करनी चाहिए। यहाँ पर ड्रॉप सर्विसिंग केस में आपको काम खुद तो नहीं करना है, किसी से करवाना है। लेकिन जब ये फ्रीलांसर आपको एक काम डिलीवर कर देगा तो आपको उसे जज करना होगा कि ये काम जो उसने किया है आप उसे अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर उस इंडस्ट्री का नॉलेज है तो आपको ऐसी इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए जहां पे आपको एक्सपीरियंस है। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर होकर किसी की वेबसाइट बनाने का काम उठा लेते हैं, उसे ड्रॉप सर्विस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी। एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। इसलिए निश चूज करते टाइम ये ध्यान रखिए कि उसी निश को उठाइए जहां पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। आप कौन कौन सी निश में ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं और कौन सी निश में आपको ये नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हमने पहले के वीडियोस में बात की है। वीडियो आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। और जो पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हैं हमने, वो बहुत जरूरी है निश को डिसाइड करते टाइम, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। तो वापस आते हैं इसी वीडियो में, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अपनी निश की मार्केट रिसर्च करिए। और ये भी पॉइंट कोई नया नहीं है। आप कोई भी छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी निश डिसाइड करते हैं और उसके बाद मार्केट रिसर्च का काम करते हैं, या फिर आइडियली करना चाहिए। आप मार्केट रिसर्च करने का मतलब ये है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जो भी सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं, उस सर्विस की मार्केट में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो कितनी है, उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, क्या प्राइस चलती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन्स आपको मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास रिटर्न में पहले से होनी चाहिए। रीज़न इसका ये है कि हम लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि एंड रिजल्ट हमारे क्या होने वाले हैं। आपको जगह जगह सोशल मीडिया बहुत भ्रमित किया जाता है कि आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। हो सकता है आप लाखों करोड़ कमा लें, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न में एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इस काम को करवाने में, ड्रॉप सर्विस करने में इतनी कॉस्ट आएगी, हम क्लाइंट से इतनी प्राइस चार्ज करेंगे और इतना मार्जिन हमें बचना चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसी निश को अवॉइड करना चाहिए। आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर हर डिजिटल काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन हो चुका है। तो अगर आपकी फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, तो आपको ऐसी निश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बात वहीं पर आकर अटक जाएगी कि आप अपने कस्टमर को कोई प्राइस ऑफर करेंगे और कोई कॉम्पिटिटर आगे उससे भी कम प्राइस ऑफर करके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा। तो अपने कॉम्पिटिशन्स को बहुत अच्छी तरह से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब कहने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी में हर चीज़ का कंपटीशन अच्छा खासा हो चुका है, तो जहां पर कम से कम कंपटीशन हो आपको वही निश पिक करनी चाहिए। मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है ऑफलाइन, आपको गूगल पे ही सर्च करना है कि आप जो काम करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनिंग काम करने वाले हैं, तो उसके कौन कौन सी कॉम्पिटिटर साइट्स आ रही हैं वहाँ पर,
उन साइट्स पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या ये कंपनीज कोई सोशल मीडिया ऐड रन कर रही हैं, इनके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, क्या ये यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं, और कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट ये कंपनीज कर रही हैं उन पे क्या एंगेजमेंट आ रहा है, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इनके पोस्ट के नीचे लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्या ये कंपनीज उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रही हैं या फिर नहीं दे पा रही हैं, ये कंपनीज अपनी सर्विस के लिए क्या प्राइस ऑफर कर रही हैं, इन कंपनीज ने कैसे पैकेजेस डिवाइड कर रखे हैं अपने, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। तब आप अपनी एक सही निश और एक सही प्राइस के साथ मार्केट में उतर पाएंगे और वहां से आपको क्लाइंट मिलने स्टार्ट होंगे। थर्ड पॉइंट आता है एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना। अभी तक आपने अपनी निश डिसाइड कर ली है कि आपको किस इंडस्ट्री में काम करना है, क्या सर्विसेज ऑफर करनी है। आपने अपनी मार्केट रिसर्च भी कर ली है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है और हम इस प्राइस रेंज में आकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि असली काम कौन करने वाला है। आपके पास पहले दिन से कोई अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जो आपके लिए काम कर सके। जब आपने निश डिसाइड की है तो वहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया था, या तो आपको उस इंडस्ट्री का आइडिया है कि ये काम मुझे कैसे करना है, आप थोड़ा बहुत खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं कैसे ये काम करना है, तो आपके पास पहले दिन से एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जो कि आपके काम को सही तरह से कर सके और सही टाइमलाइन के अंदर डिलीवर कर सके, क्योंकि यहीं से आपका क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो दो अच्छे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, अपवर्क और फाइवर। यहाँ पर आप अपनी सर्विस पोस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए काम कर सकते हैं। और क्योंकि फाइवर और अपवर्क दोनों ही बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है पेमेंट को लेकर, तो आपका पेमेंट सिक्योर रहता है। ये साइट्स एज ए मीडिएटर काम करती हैं आपके और फ्रीलांसर के बीच में, मतलब आपका पेमेंट सिक्योर रहता है। लेकिन अगर आपको इन साइट्स की वर्किंग कॉम्प्लेक्स लगती है, आप इन साइट्स पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए देसी इलाज है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्जिस्ट करता है। इसलिए फेसबुक ग्रुप्स में आप किसी भी रिलेवेंट ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि आपको ऐसी सर्विस चाहिए, इस तरह का फ्रीलांसर चाहिए, तो आपके पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फ्रीलांसर्स के जो आपके लिए काम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अवेयर इस तरह से रहना होगा कि आपको कौन सा फ्रीलांसर चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास कोई गारंटी नहीं होती, आप पैसे पे कर देंगे, आपको काम करके नहीं मिलेगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ अच्छे फ्रीलांसर्स भी काम करते हैं और कम रेट में काम कर लेते हैं। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप फेसबुक ग्रुप्स में भी जाकर फ्रीलांसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मीडिएटिंग फीस नहीं होती है, इसलिए कम बजट में आपका काम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन में काम करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई सर्विस चाहिए और आपका नेटवर्क अच्छा है लिंक्डइन पे, तो आप ऐसा पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छे फ्रीलांसर मिल जाएंगे। कोशिश करिए बिजनेस की इनिशियल स्टेज में ही अच्छे सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ लीजिए, उन्हें सेट कर लीजिए, और जब ये सेट हो जाए आपके साथ तब आप इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर रिसोर्सेज की कमी नहीं खलेगी कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप किससे काम करवाएंगे। आप चाहें तो इनिशियल स्टेज में क्लाइंट के काम ना देकर अपने ही कुछ पर्सनल काम दे सकते हैं एज ए स्किल टेस्ट लेने के लिए कि ये फ्रीलांसर आपके काम का है या नहीं, या फिर फ्यूचर में आप इसे यूज कर सकते हैं या नहीं। ये सारे काम होने के बाद आती है बात चौथे पॉइंट की, जो है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आज की डेट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ये मान के चलना होता है कि कोई भी कस्टमर अपने आप आपके पास नहीं आएगा। मतलब आपको अपने बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत ब्रांडिंग और थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसी मार्केटिंग से आपके पास कस्टमर्स आना स्टार्ट होंगे, फिर माउथ पब्लिसिटी के थ्रू और भी कस्टमर्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। अब एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहली बात, किसी भी डिजिटल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसकी एक अच्छी वेबसाइट हो, वेबसाइट में एक अच्छा कंटेंट हो, वहां पर आपकी सर्विस के बारे में हर एक बात मेंशन हो जो कस्टमर जानना चाहता है। अगर आप अपने आप को एक कस्टमर की जगह पर रख के देखें तो जब कस्टमर आपकी वेबसाइट में आता है, मतलब आपके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है, वो किसी ऐड से या गूगल से आपकी वेबसाइट पर लैंड हो गया। अब क्योंकि उसे आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, वो आपसे काम कराना भी चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो आपसे ही काम कराए। वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है, आपको पैसे नहीं दे सकता है। और इसी जगह पर काम आती है आपकी ब्रांडिंग। आपने अपनी वेबसाइट्स पे किस तरह के कंटेंट यूज़ किया है, क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, क्या आर्टिकल्स लिखे हैं, क्या उस कस्टमर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट में मेंशन है या नहीं। आपकी वेबसाइट पर कुछ कस्टमर के रिव्यूज़ पड़े होते हैं, वहां से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपकी वेबसाइट में सोशल प्रूफ्स लगे होते हैं, वहां से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपकी कंपनी की प्रेजेंस अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है या नहीं, वहां पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, आपकी पोस्ट पे कितना एंगेजमेंट आता है, आप रेगुलरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके पेजेस पे रिव्यूज कैसे हैं, ये सारी बातें कस्टमर के लिए ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। तो अपनी मार्केटिंग के टाइम पे आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी भी आप ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनाइए, सिंपल से अपनी इंडस्ट्री से मिलता जुलता एक टेम्पलेट लीजिए,
वर्डप्रेस पे एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए, अपने बारे में, अपने काम के बारे में और अपने पूरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में उस वेबसाइट में लिखिए। सारे मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर अपने पेजेस बनाइए, वहाँ पर अपनी वेबसाइट को लिंक करिए और इन सोशल मीडिया पेजेस पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट पोस्ट कर दीजिए या फिर उसे शेड्यूल कर दीजिए, ताकि रेगुलरली आपके काम के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट होता रहे, जिससे आने वाला कस्टमर आपके पेजेस देखे तो ये ना फील हो कि वो खाली खाली है। ये पूरा काम करने के लिए, अपनी वेबसाइट मेंटेन करने के लिए और अपने सोशल मीडिया पेज मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने होते हैं। बहुत कम टाइम में, बहुत कम दिनों में ये काम हो जाता है। आप चाहे तो किसी से काम करवा भी सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छा पोटेंशियल कस्टमर आता है और वही कस्टमर आपका एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन सकता है। ये तो बात होगी फ्री मार्केटिंग की, लेकिन फ्री मार्केटिंग का सच आज की डेट में थोड़ा सा कड़वा है। यहाँ से विजिटर्स बहुत कम आते हैं और उनके कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपको थोड़ी सी पेड मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर की मार्केट में काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको खर्च भी करना पड़ेगा और उसके रिवॉर्ड भी आपको मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई पेइंग कस्टमर मिलते हैं। पेड मार्केटिंग के लिए आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का यूज़ कर सकते हैं। एड्स चलाने के लिए कोई भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कैसे एड्स चला जाता है। बस आपको एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है और उस टारगेट ऑडियंस को आप कैसे हिट करेंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग में पेड एड्स का यूज़ ना करें, केवल ऑर्गेनिक रीच पे डिपेंड रहें, लेकिन अगर आप पेड एड्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। पांचवा पॉइंट आता है सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, सारे स्टेप कंप्लीट होते हुए लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें सेल करनी है कस्टमर को। पिछले स्टेप में हमने बात की कि आप अपनी कंपनी की, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे करने वाले हैं। इस मार्केटिंग करने से एक पोटेंशियल कस्टमर आपके पास आ चुका है, आपकी साइट में आ चुका है, मतलब आपके घेरे में आ चुका है। अब ये आपका काम है कि आप उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपकी साइट में लैंड होने के पास उस कस्टमर को कन्वर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आपने अपनी सर्विसेज से कुछ पैकेजेस बना रखे हैं, जिसे आप सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह लिस्ट कर देते हैं और वहां से कस्टमर उन सर्विसेज को परचेज कर सकता है। यहाँ पर आपके कस्टमर को साइट पर लैंड करते ही पता चल जाता है कि हमें ये सर्विसेज परचेज करनी है, इस पैकेज में हमें ये मिलने वाला है, हमको ये पैसे पे करने हैं और इसके बाद हमें ये सर्विस मिल जाएगी। वो सिंपली एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह वहाँ पर पे करता है उस पैकेज के लिए और आप उस सर्विस को कुछ दिनों बाद उसे डिलीवर करते हैं। यहाँ पर आपके और आपके कस्टमर के बीच में कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, सिंपली परचेजिंग होती है और आप कुछ सर्विस डिलीवर कर देते हैं कुछ दिनों बाद उसे। सेकंड टाइप की सर्विस में ये केस होता है कि यहाँ पर कस्टमर के बीच में और आपके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या, वो क्या बनवाना चाहता है। यहाँ पर कस्टमर चैट के थ्रू आपको सब कुछ बताता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और आप उस सर्विस के लिए उस कस्टमर को बिड करते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे। अब इसके बाद कस्टमर की मर्जी होती है कि वो आपसे काम कराता है या नहीं कराता है। मतलब यहाँ पर सिंपली एक इंटरेक्शन के थ्रू आपको काम मिलता है। इस केस में आपको थोड़ा सा प्रेजेंट रहना होता है कि आप कस्टमर से चैट कर सकें, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसे आप ड्रॉप सर्विस के थ्रू कराते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप बहुत केयरफुल रहें कि आप अपने कस्टमर से क्या बात कर रहे हैं, कितनी प्राइस बिड कर रहे हैं, ताकि वो कस्टमर आपकी वेबसाइट छोड़ के ना जाए और आपको काम मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें पहले दिन समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप ये काम करते जाते हैं, अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते जाते हैं, आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपके पास कैसे कस्टमर्स आते हैं, उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें क्या आंसर्स देने हैं, कितनी प्राइस देनी है आपको। ये सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाती हैं और आप तब ज़्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाते हैं। ये तो हो गई सेल्स की बात, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा स्टेप आता है आफ्टर सेल सर्विस का। यहाँ पर कस्टमर आपको पैसे तो पे कर देता है, आप उसे डिलीवर भी कर देते हैं जो आप करने वाले हैं, लेकिन इन सारे स्टेप्स के बाद अगर कस्टमर्स को कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, कोई काम कराना चाहता है आपसे, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फैक्टर ये डिसाइड करता है कि ये कस्टमर आगे आपको काम देने वाला है या नहीं देने वाला है, या फिर आपके काम को दूसरे कस्टमर को रेफर करेगा नहीं करेगा। और ये सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फैक्टर होता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली काम रेफरल के थ्रू ही मिलते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि सेल करने के बाद अगर आपके काम में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर्स की, तो वो आपको काम कंसीडर करने होंगे, क्योंकि इससे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप होता है और वो आपका एक वन टाइम कस्टमर परमानेंट कस्टमर में बदल जाता है। तो ये थी ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस की पूरी कहानी कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि आप पहले दिन से इसमें लाखों रुपए अर्न नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया जाता है। आपको पहले अपने मार्केटिंग चैनल सेटअप करने पड़ेंगे, अपने रिसोर्सेज सेटअप करने पड़ेंगे और इन दोनों कामों में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस टाइम को देंगे आप
और एक लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो, कोई शिकवा शिकायत हो तो वो भी कमेंट से बता दीजिएगा। अगर ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आई बटन में दिखाई दे रही होगी, जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए